चलिए मैं जी, समझ सकता हूँ। हाँ चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। सर, मैं हाजीपुर वैशाली जिले का निवासी हूँ। मैंने अपने 10th और 12th को 2009 और 2011 में कंप्लीट किया है। 2016 में मैं मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तुमकुर से किया। उसके बाद मैं ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने इंजीनियरिंग किया और आपके वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके सोशोलॉजी। जी सर। इस दोनों का सामंजस्य एडमिनिस्ट्रेशन में आप कैसे करेंगे? सर, निसंदेह बहुत ही सामंजस्य हो सकता है, क्योंकि एक रूप से अगर देखा जाए सर तो इंजीनियरिंग का कोई भी स्ट्रीम हो, उसका जो मेन एम होता है वो होता है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी। और वेरी गुड, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी जो मेन कार्य यही होता है कि हम लोग जो भी स्कीम इम्प्लीमेंट करें उसमें प्रोडक्टिविटी हो, उसमें एफिशिएंसी हो और उसमें इफेक्टिविटी हो वेरी और वो गुड, इंक्लूसिव। वेरी गुड। तो इस प्रकार से मेरा मैकेनिकल स्ट्रीम काफी एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़ जाएगा। और जहाँ तक सोशोलॉजी की बात है तो सोशोलॉजी में सर हम लोग समाज की समस्याओं को समझते हैं, समाज के बारे में समझते हैं। और एज एडमिनिस्ट्रेटर मुझे समाज में ही कार्य करना है, तो ये मुझे समाज को समझने में मेरी मदद करेगा और मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को भी बढ़ाएगा। तो इस प्रकार सोशोलॉजी भी मुझे काफी हद तक मदद कर सकती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने सोशोलॉजी लिया है, नागरिक समाज का नाम सुना होगा, सिविल सोसाइटी। किस समाज का सर? सिविल सोसाइटी का नाम सुना जी होगा। सर। हाँ सिविल सोसाइटी जी सर। और डेमोक्रेसी ये एक दूसरे को किस प्रकार मजबूत किया है? सिविल सोसाइटी और कौन मजबूत किया सर? डेमोक्रेसी। सिविल सोसाइटी ने क्या डेमोक्रेसी को मजबूत किया कि कमजोर किया? सर, निसंदेह सर सिविल सोसाइटी ने डेमोक्रेसी को मजबूत किया है, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी का जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो पॉलिसी बनाना और उसे इम्प्लीमेंट करना। और जो सिविल सोसाइटी है सर वो ग्रास रूट लेवल पर काम करती है और वो हमारे जो भी गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें वो फीडबैक देती है कि अभी हमारे समाज में किस चीज़ की कमी है और किस प्रकार की पॉलिसी है। तो वो इनसे हमारे पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसी बनाने में निसंदेह मदद मिलती है। तो अगर पॉलिसी कोई स्कीम हमारे समाज में आ जाए और वो स्कीम अभी काम कर रही है कि नहीं उसका फीडबैक भी सिविल सोसाइटी हमारे पॉलिसी मेकर को देती है। और सिविल बहुत सोसाइटी जो भी क्लास में डिसप्रिविलेज लोग हैं, जो वीकर सेक्शन है, उनकी आवाज को बुलंद करती है। डेमोक्रेसी में उच्चतम जो पद पर लोग बैठे हैं उन तक पहुंचाती है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि सिविल सोसाइटी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और अपलिफ्टमेंट में काफी एक अहम योगदान करती है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, अभी हाल में एक सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है जी सर। और वो निर्णय है बेटी को संपत्ति में अधिकार से संबंधित। जी सर। ये इससे कौन सी समस्या, भारत में सामाजिक समस्या अपने आप दूर हो जाएगी? तो मेरा मानना है कि इसमें सबसे पहले जो समस्या खत्म होगी वो है दहेज की सर। क्योंकि ये देखा गया है कि लोग सर दहेज का विरोध तो निसंदेह करते हैं, लेकिन वो बेटियों को वो क्योंकि दहेज को अब देखा जाए क्यों दिया जाता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता। तो मेरे अनुसार एक कॉम्पनसेशन के रूप में दहेज एक प्रथा जो एंशिएंट टाइम है उनसे चली। क्योंकि आप अगर बेटी को प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो दहेज के रूप में कुछ कॉम्पनसेशन उन्हें दे दिया जाता है, जो मैं एक मानता हूँ। तो प्रॉपर्टी मिलने से एक दहेज का जो उत्पीड़न होता था वो निसंदेह खत्म होगा। दूसरा, प्रॉपर्टी मिलने से एक विमेन एम्पावरमेंट होगा। जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें एक बहुत ही बड़ी चोट लगी। जो विमेन हमारे सेक्शन की वो डेवलप होगी, डोमेस्टिक वायलेंस में काफी मदद मिलेगी और जो चाइल्ड अबॉर्शन होता है उसमें भी काफी हद तक कमी आएगी सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का सोसाइटी और लेबर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? सोसाइटी और लेबर पे? हाँ, ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का निसंदेह से सोसाइटी में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखा जाए तो सोसाइटी ग्लोबलाइजेशन ने हमें डेमोक्रेटाइजेशन, सेकुलराइजेशन और विमेन एम्पावरमेंट जैसे और हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया है। इसने डिजिटलाइजेशन को बढ़ाया है, डिजिटल डिवाइड को कम किया है, विमेन एम्पावरमेंट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
लेकिन इसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी है, जैसे ग्लोबलाइजेशन के कारण लेबर को देखा जाता है तो काफी हद तक उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, और ग्लोबलाइजेशन के कारण इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी एक अहम योगदान है इनमें, इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी देखा जाता है, और ग्लोबलाइजेशन के कारण हम अपनी संस्कृति को भी कुछ हद तक भूलते जा रहे हैं। ये सब उनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। और जहाँ तक लेबर पर ग्लोबलाइजेशन का सवाल है, तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये देखने के गया कि ग्लोबलाइजेशन कैपिटलिज्म को भी बढ़ावा देती है। तो कैपिटलिज्म में ये देखा गया है कि जो लेबर्स होते हैं उन्हें बहुत ही कम दामों पे, कम वेजेस पर रखा जाता है, तो इस प्रकार लेबर्स का सर एक्सप्लॉइटेशन होता है सर। अच्छा, ये हमारे समाज में सामाजिक बुराइयां बहुत अधिक है। धर्म कहाँ तक जिम्मेवार है? धर्म जिम्मेवार है या परंपराएं जिम्मेवार है? सर कुछ हद तक मेरे ख्याल से दोनों जिम्मेवार हैं, क्योंकि धर्म और परंपराएं दोनों एक दूसरे अछूती नहीं है सर, दोनों में एक दूसरे का गहरा संबंध है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो मेरा मानना है कि धर्म, हमारे देश में जो धर्म और परंपराएं दोनों एक पुरुष प्रधान पैट्रियार्की की ओर उनका इंक्लिनेशन है। क्योंकि हमारे जो धर्म है या हमारी परंपराएं हैं, उसमें जैसे हमारे धर्म में जो मुख्य 3 जो भगवान है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या किसी भी अन्य धर्म को आप ले लीजिए, जैसे मुस्लिम भी इस्लाम धर्म को ले लीजिए, जैन धर्म को ले लीजिए, बुद्ध धर्म को, उसमें जो प्रमुख जो फिगर है, प्रमुख गॉड है, वो अधिकतर मेल ही है। तो इस प्रकार वो, तो यहीं से मैं मानता हूँ कि मेल डोमिनेशन या पैट्रियार्की की शुरुआत होती है। और हमारे परंपराएं में भी सर, जो पहले हमारी परंपराएं में जैसे सती सिस्टम थी, पर्दा सिस्टम है, तो ये सभी एक देखने को मिलता है कि ये भी वीमेन के अगेंस्ट में है। तो इस प्रकार ये में कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के बीच में कौन से बिंदु पे अंतर है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तो जानते होंगे। यस सर। दोनों के बीच में कहाँ पे अंतर है? सर कार्ल मार्क्स के अनुसार सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिर्फ बेस स्ट्रक्चर के कारण होता है, अर्थात इकोनॉमिक पावर के कारण। उनके अनुसार जिस लोगों के पास भी मोड ऑफ प्रोडक्शन जिनके अंडर होता है, वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हायर क्लास में चले जाते हैं, जिन्हें वो हैव क्लास कहते हैं, और जिन्हें इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं वो लोअर क्लास में चले जाते हैं, जिन्हें वो हैव नॉट कहते हैं। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी उन्होंने कहा है कि बुर्जुआज क्लास है वो प्रोलेटेरिएट को काफी हद तक एक्सप्लॉइट करेगी। और जहाँ तक वेबर का मानना है, वेबर ये कहते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक रीजन नहीं है स्ट्रेटिफिकेशन के, स्ट्रेटिफिकेशन के अन्य भी रीजन है, जैसे क्लास, स्टेटस और सोशल पोजीशन, जो कि किसी भी इंसान के उसके सोशल स्टेटस पर डिपेंड करता है। तो उनका ये मानना था कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कार्ल मार्क्स का सवाल है वो सिर्फ सिंगल फैक्ट था, वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मानना है। यही तो होना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो मैं लास्ट में पूछूंगा। एसेंजा सर, हाँ मैं आ गया। हाँ अभिजीत, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। I hope that you can hear me. Yes sir. And no network problem can harm the communication link between you and me. My first question is that India got independence because of the dynamic role of India's new middle class. Yes sir. And the third middle class entered into our society after acquiring the education system, English education system. Yes sir. Now, can you say me, after 1991, a new sociological term, new middle class, Yes sir. new middle class, the better word is new, according to your sociology, new middle class, just hit the society. What is the difference between the term middle class and new middle class? Can you elaborate the differences between the older middle class and new middle class? My question is that what factors just triggered the development of new middle class? Yes sir. So before LPG reform, agriculture was the main source of income
and agriculture was the main source of stratification in our society. Okay. So the size of the middle class before independence and before LPC reform was not very limited, but it did not expand. It was not as wide as the new middle class. But after LPC reform, the avenues for development, the avenues for social mobility, development increased because of many factors like industrialization, Avenue in what ways? Avenues in what ways? Just explain. sources of income. What sources of income? What sources of income emerged after 1991? That is the onset of privatization globalization. Yes. So we linked ourselves with the world, information technology, then the globalization, industrialization, MSME sector, IT sector. All My these question is, there are three important sectors. There are three important sectors in an economy. the service sector that emerged after in 94, and it is mainly due to the service sector that the size of the middle class expanded too widely after post 1991 LPC reform. So that can be termed as a new middle class, and before 1991, mainly due to the government employment facilities, employment, land, and education. Abhi, do you think that there is a qualitative difference between middle class and new middle class? Their temperament, their lifestyle, their consumerism, their priorities, everything is different from the older term that is middle class and the newer term that is new middle class. Sir, I don't think there is a watertight difference between not only the middle class and new middle class. Even any sections of the society, any class of the society, the watertight difference has really emerged due to the factors like internet facility, globalization, democratization, secularization. So that difference has really vanished. Okay, as you know that today we are celebrating 74th Independence Day. Yes, sir. And from the rampart of Rainford, our Prime Minister addressed the nation. Yes, sir. And it was 87 minutes approx speech, and in that speech, our Honorable Prime Minister stated about the compliance of the Digital India program by way of optical fiber network. What he stated that in the next 1,000 days, the government, the central government will just carry out this task in a better way. They do the program. It is stated by some experts that the Digital India program can create some sort of stress or some sort of pressure on the administration also. Do you agree? The Digital India program, the emergence of internet and digital tools as likely to be used by the common people, Aam Aadmi. Yes, sir. The depressed section of the society can put additional pressure on the administration or the administrative officials. Do you agree? So up to a certain extent, Whether it will be a pressure or it will be an opportunity. It will be an opportunity for the administrator or the administration agent to respond to the kind of problems as put forth by the common man, Aam Aadmi. so I think that it is more of an opportunity for our administration, because if the demand and if the expectation of the public is increasing due to the tool like internet, at the same time the tool in the hand of administration is also increasing. Earlier we were using more on the man force, we were depending for administration. Now we are also, the administration is also using the new tools like e-governance, Pragati scheme, and many of the works are being done by internet. So I think that it is more of an opportunity, and the goals of our the society, our democracy, like social, economic, political development, will be better solved out by the use of internet. Nowadays everybody is now aspiring to achieve good education, good skill, good job, and technology is now a pervasive factor, all pervasive factor, omnipresent. Everybody is now acquiring without any distinction, without any discrimination. Everybody is on the verge of acquiring new tools, new technology. Can you imagine, can you say in a very convincing manner that the term social stratification can be dead?
if or once technology becomes available to all, whether the term social stratification can be a dead term once the term technology becomes available to all without any discrimination, without any differences. Sir, due to the wider application and the wider availability of technology, social stratification can be diminished up to a great extent, but it will not be eliminated because technology is not the only parameter for social stratification. There are also other social and economic parameters for social stratification which will continue to exist. In the post 1991, we have seen a number of growing feminist movements in India Yes, sir. under the garb of women empowerment. Yes, sir. Despite the movement, women empowerment movement, the crime against women is still on rise. So, how can you analyze this contrary factor? On the one hand, there is a growing women rights organization movement. On the other hand, the crime against women is on the rise. So, just to try to explain the factors behind the two different extremes. So, what about the second one is feminist movement and the other Second is the crime against women. crime against Crime against women is on rise also. Yes, sir. Nirvaya Kand and Yes, yes. Telangana and everything else. Yes. Yeah. Is no doubt post LPG reform, post LPG reform, the digital divide has decreased, Okay. and the avenues for social mobility for particularly women has also increased. So Okay. their demand and their expectation from the society and their education level has also increased. So the feminist movement will definitely increase, and it has increased up to a great extent. And we have been able to eliminate gender discrimination up to a great extent. But at the same time, we see crime against women because there are many factors associated with it. Because still patriarchy exists in the mind of Indian society, it has not been eliminated. And now new tools like cyber crime also increased up to a great extent. So on this platform also the women are being harassed and the crime has increased. Okay, how can I explain the term kinship? Yes, Kinship. the human relationship between different individuals on the basis of blood, descent, and adoption can Is be there termed any as. difference between the North Indian and South Indian kinship? Yes, sir, there are some differences. Yes. What are the differences? So in North India, the patriarchy, the roots of patriarchy are more as compared to the South India. In North India, father-son relationship is more prominent than husband-wife relationship. But in South India, father-son relationship exists parallelly importance with the husband-wife relationship. So, and in North India, we do not marry up to 5 and 7 generation from mother and father side. But in South India, marriage between parallel cousins can be seen. Okay, my last question. What is the difference between formal labor and informal labor? Formal labor and informal labor. The formal level are those labor which has got more skill, which has got social security, and which has got more voice in the democracy, and they have higher wages. But as far as the informal level are concerned, they have lower wage, they don't have social security, and they do not have bargaining power. And we see feminization of informal level. Okay, my last question is the term social engineering. Because your background is engineering, you have studied psychology and your optional subject. So, how can you use the term social engineering in the support activity as administrator in Bihar? Yes, sir. What is the practical implication? What is the practical execution of the term social engineering? Suppose you are appointed as STM or DSP. How can you tackle the administrative part? This is my last question. Still, you just free, whatever, you're free to say anything.
So social engineering has widely been used in our Bihar. The human chant that was being organized by our CM in the favor of women empowerment, for discriminating the dowry system, and the favor of Jal Jeevan Haryali was an epic example of social engineering. And I, as a DSP or SDM, can also work in the same direction by spreading the awareness in the favor of women empowerment, in the favor of the socio-economic political upliftment of all the sections of the society, and spreading the ideas of the democratic and socialistic principles that are given in our preamble. Okay, thank you. ठीक Thank you. अभिजीत जी केन जा सर लास्ट केन जा सर आ रहे हैं International topics, yes. Change us, sir. And finally, the feedback session. Yeah, Abhijit, can you hear me? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, good evening. Okay. Have you heard this UAE Israel deal signed recently? Yes, sir. What is this? Yes, sir. Sir, under the UAE and Israel, both the countries will cooperate with each other, and it is and the UAE, it will be very good for the Persian Gulf, peace in the Persian Gulf region, and they will also work in the direction of Israel and Palestine peace. So, do you think that this deal would impact geopolitics of West Asia significantly? West Asia. Yeah, West Asia. West Asia means in context of Israel and Palestinian conflict. Yes, sir. Yeah. Yes, it will be bring peace in the West Asia and in many regions, because we have seen in the past we have seen the very friction between the many Muslim-dominated country and Israel for Palestine, and up to a great extent Iran will also be affected by it, and I think it will bring prosperity and peace in the region. But most importantly, Palestine is opposing this deal and even recalled its envoy from UAE. So, how do you view this development? मेरा फोटो Sir, I'm not too much sure about it, but as far as my views are concerned, sir, Palestine is opposing this deal because yet the regions like Gaza Strip and the Jerusalem area are Gaza Strip and West Bank, yeah. Right? West Bank and Go on. Jerusalem area are under the control of Israel, and they are encroaching in the region of Palestine. Okay, and They are not happy with it. okay, right. And why has Jerusalem been continue bone of contention between Israel and Palestinian for so many years? Even there is US broker deal earlier in 1993, or even talks were going on under auspices of US. So why Jerusalem problem is not being resolved? So there's some reason for it, because as far as Islamic countries are concerned, Jerusalem has got its own importance for Islamic countries and Islamic faith. So Palestine and the Islamic countries are not willing to give up on Jerusalem. They want the whole Jerusalem to be part of Palestine. But as far as Israel is concerned, it also not giving up its say and its regions of Jerusalem, and we see that the inclination of US is more in the favor of Israel. So the deal that was being done by US also, the Palestinians think that it's not a balanced deal and a stable deal. Okay, so do you think that this deal would have any significance for Indo-Pak ties, especially in context of Kashmir, which Pakistan always rake up at OIC, Organization of Islamic Countries, 57 members organization. So do you think that Pakistan will get nothing
and India will have a favorable position in West Asia politics? So because if the peace arises between UAE and Israel, because India has always played a role of neutral country, and we have friendly relations with both UAE and Israel, and if the differences between these Persian Gulf countries like UAE and other countries and West Asian countries. Then it is in our because we want peace in the region. Okay, right. Okay, thank. Yeah. Propaganda. Okay, fine. Okay, thank you, Abhijit. Just a minute. Thank you, sir. अभिजीत, लास्ट सेशन के कड़ी में आपका लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन की 3 जो ऐसी समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करें जो समाज से जुड़ी हुई है सीधे तौर पर। बिहार प्रशासन की 3 बड़ी समस्या जो समाज से सीधे तौर पे जुड़ी हुई है और समाज को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। सर, मैंने इस बार जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि जो बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में है वो एक वर्कलोड बहुत है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत है, उसके कंपैरिजन में जो बिहार एडमिनिस्ट्रेशन मैं समाजशास्त्रीय विश्लेषण कर रहा हूँ, वर्कलोड प्रशासन की अपनी समस्या है, कार्यक्रम की ओवरलैपिंग अपनी समस्या है। मैं ऐसी बात पूछ रहा हूँ जो समाज से सीधे तौर पे जुड़ी हुई है, समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है आपको। मैं आपको बता देता हूँ। जी सर, समझ गया सर। बताइए। तो सबसे पहली जो सबसे समस्या वो वीमेन एम्पावरमेंट की समस्या है सर। अगर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में उसमें निसंदेह सर 35% रिजर्वेशन दे दिया गया है, या पंचायती राज में भी हम लोग देखते हैं कि 50% जो रिजर्वेशन दे दिया गया है, लेकिन अभी भी एक पति पंचायत की जो भूमिका है वो अदा की जाती है। जो डिसीजन है वो उन्हें उम्मीदवारों पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के पति या हस्बैंड के द्वारा लिया जाता है। सबसे पहली समस्या ये है। और अभी भी जो बैकवर्ड जो लोग हैं जो हमारे समाज में, जैसे दलित हो गए, जो पिछड़े वर्ग, जो महादलित हो गए, निसंदेह उनके लिए हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं, लेकिन अभी भी उनका जो उत्थान होना चाहिए वो बहुत हद तक नहीं हो पाया है। क्योंकि जो भी बेनिफिट होते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन के जो बेनिफिट है वो कुछ जो उस पर्टिकुलर कास्ट है उसमें उस कास्ट के एलाइट सेक्शन होते हैं उनके द्वारा ले लिया जाता है। वो बाकी जो वंचित उस कास्ट में जो अभी पिछड़ा वर्ग और जो सिविल कास्ट है, आप बातों को बहुत घुमा फिरा के प्रस्तुत करें। सीधे तौर पर बिहार प्रशासन 3 समस्याओं से कहीं ना कहीं घिरी है जिसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया जा सकता था। एक था करप्शन या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, ठीक है। दूसरा था कि बिहार के प्रशासन जो हैं वो कुछ बिंदु पर कास्ट और रिलीजन से प्रभावित हो जाते हैं कई बार। तो वो सब जो सोसाइटी से, मैं समाजशास्त्रीय विश्लेषण कर रहा हूँ, पॉवर्टी, ठीक है, सैनिटेशन, ये सब सोशल प्रॉब्लम में आता है। आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा देशवासियों से कि सैनिटेशन पे, करप्शन पर, इन सब चीज़ों पर जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चन के अलग, अच्छा कोई बात